Hello students, myself Sambir and welcome to my class. So students, आज हम क्लास 10 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर का लास्ट क्लास करने वाले हैं जो कि पार्ट 4 होने वाला है। और इससे पहले हम डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जैसे कम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, इस सब के बारे में बात कर चुके हैं, है ना। आज हम बात करेंगे रिडक्स रिएक्शन के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है चैप्टर का। इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा, मेनली आपका कोरोजन एंड डेंसिटी रिलेटेड क्वेश्चन तो आपको मिलता ही है एग्जाम में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। So the redox reaction, here this name redox, actually it is a combination of two different type of reaction. Okay, one is your reduction reaction and another one is your, just a minute, yes, another one is your oxidation reaction. ओके, सो ये दो टाइप का रिएक्शन का कॉम्बिनेशन को कहा जाता है रिडक्स रिएक्शन। तो रिडक्स रिएक्शन का अगर मैं डेफिनेशन लिखूं, देन द रिएक्शन इन व्हिच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस, जो रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी होता होगा, रिडक्शन रिएक्शन भी होता होगा, उसको हम कहेंगे रिडक्स रिएक्शन, है ना। तो रिडक्स रिएक्शन को समझने से पहले हमको ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन ये दोनों को अच्छे से समझना होगा। अगर ये दोनों हम समझ गए तो रिडक्स भी अच्छे से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑक्सीडेशन का ये ऑक्स और रिडक्शन का ये रेड, ये दोनों का कॉम्बिनेशन से लिखा हुआ है ये रिडक्स रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, और ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों कंप्लीटली ऑपोजिट टू ईच अदर होते हैं। जैसे मान लो आप टॉम एंड जेरी, है, जैसे मान लो आप नॉर्थ पोल साउथ पोल, पूरा कंप्लीटली ऑपोजिट। ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन को कहा जाएगा उसका कंप्लीटली ऑपोजिट होगा आपका रिडक्शन रिएक्शन। तो चलो देखते हैं सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है। ओके, जैसे आप ये ऑक्सीडेशन, ये वर्ड से आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ रहा होगा कि ये कुछ ना कुछ तरीके से ये ऑक्सीजन से कनेक्टेड हो सकता है ना। अगर आप ऐसे सोच रहे हो तो आप सही हो। मतलब ऑक्सीडेशन इज रिलेटेड टू ऑक्सीजन। कैसे हम समझते हैं, देखो हमारा एटमॉस्फेयर में जितना भी डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस है, मतलब एयर में जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस है, उसमें से 21% आपका ऑक्सीजन होता है ना, एंड 78% नाइट्रोजन है। और आपको तो पता है नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है और जनरली किसी के साथ कंबाइन नहीं होता। लेकिन ऑक्सीजन, ये जितना भी एलिमेंट नेचर में अवेलेबल है वो सबके साथ बहुत इजीली कंबाइन हो जाता है। और बाकी आपका 1%, लेस देन 1% जो है डिफरेंट टाइप ऑफ अदर गैसेस होता है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, जितना भी एलिमेंट नेचुरली मिलता है जनरली वो सब ऑक्साइड फॉर्म्स में ही मिलता है। जैसे आप देख लो सोडियम ऑक्साइड फॉर्म में रहता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब अपना अपना ऑक्साइड फॉर्म में। बाकी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको मिलेगा। एल्यूमिनियम है जो कि ऑक्साइड फॉर्म में रहता है। तो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट इन द नेचर दैट आर अवेलेबल नेचुरली इन द फॉर्म ऑफ देयर ऑक्साइड्स। ओके, तो इस टाइप का रिएक्शन जिसमें कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ होगा, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो द ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम अभी इजीली डिफाइन कर सकते हैं, दैट द रिएक्शन इन व्हिच द ऑक्सीजन इज एडेड टू एनी एलिमेंट और कंपाउंड। ओके, सो इट इज डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एन एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है। और जैसे मैं बताया था इससे पहले ना कि ऑक्सीडेशन का कंप्लीटली ऑपोजिट होता है रिडक्शन, ठीक है। तो रिडक्शन का डेफिनेशन जस्ट इसका रिवर्स होगा। ओके, अब यहाँ पर देख लो रिडक्शन का डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड से अगर ऑक्सीजन हम रिमूव कर रहे हैं, मतलब यही अगर आप मैं लेता हूँ यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड, ओके, ये जो रिएक्शन इसको मैं अगर रिवर्स रिडक्शन में लिखूंगा देन इट विल बी रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। नाउ आई एम टेकिंग अनदर एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन, यू सी हियर, दैट इज द कम्बशन ऑफ मीथेन CH4 इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट गिव्स यू CO2 एंड H2O, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि किसके साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ ये रिएक्शन में, ना CH4 के साथ O2 मतलब ऑक्सीजन जो है वो ऐड हुआ एंड इट गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो दिस पार्ट इज कॉल्ड योर ऑक्सीडेशन। यहाँ से जो इतना पार्ट है ये हो जाता है आपका ऑक्सीडेशन, ठीक है। अच्छा, वैसे ही रिडक्शन का और एक एग्जांपल हम लेते हैं, दैट इज डिकम्पोजिशन ऑफ मर्क्यूरी ऑक्साइड। ओके, HgO को जब हम हीट देंगे तो ये मर्क्यूरी एंड ऑक्सीजन दोनों सेपरेट हो जाएगा। अब देखो मर्क्यूरी ऑक्साइड इज अ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन, जहां से आपका मर्क्यूरी और ऑक्सीजन दोनों अलग हो गए। तो इस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन, द रिएक्शन इन व्हिच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम ए कंपाउंड। ओके, नाउ अनदर रिएक्शन अगर मैं लिखूं, देन इट इज कॉपर ऑक्साइड। When it is added to hydrogen, it gives you only copper and water. अब यहाँ पर आप देखो कॉपर ऑक्साइड में कॉपर और ऑक्सीजन था,
जब ये रिएक्शन कंप्लीट हुआ तब ये कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो गया, है ना। तो दिस रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज ऑल्सो रिडक्शन, दैट गिव्स ओनली कॉपर। तो यहाँ से ये जो पार्ट है इसको हम कहेंगे रिडक्शन, ठीक है। अब ये दोनों रिएक्शन को, ये जो कंबशन ऑफ मीथेन एंड दैट कॉपर ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, इसको हम थोड़ा डिटेल में एनालाइज करते हैं। देखो हम यहाँ पर ये कह दिए कि मीथेन के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ, ठीक है, एंड एट द सेम टाइम ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल था यहाँ पर, इसमें दो ऑक्सीजन एटम था, तो यहाँ से एक ऑक्सीजन एटम रिमूव हुआ, जब जाके ये मीथेन के साथ ऐड हुआ तब जाके ऑक्सीजन वहाँ पर कंबाइन हुआ। बात समझ में आ रहा है? जैसे ही ऑक्सीजन जाके मीथेन के साथ ऐड हुआ तो वो कहीं से तो निकला होगा, दैट इज रिमूव्ड फ्रॉम द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर भी तो ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, सो आई कैन राइट दिस पार्ट इज ऑल्सो रिडक्शन। ओके, तो इसको मैं रिडक्शन कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से आप देखो ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हुआ तब जाके ये H2O बन गया, है ना। तो ये जो रिएक्शन हुआ यहाँ से, द कन्वर्शन ऑफ O2 टू H2O, इज रिडक्शन, ठीक है। लाइकवाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो रिडक्शन रिएक्शन हम पहले लिखे थे, यहाँ पर क्या हुआ था ना, आपका कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन लूज किया था, ऑक्सीजन वहां से रिमूव हुआ था। जब वो ऑक्सीजन रिमूव हुआ कोई तो उसको लिया, ठीक है। ये देखो ये ऑक्सीजन क्या हुआ ना, H2 के साथ मिलके आपका वाटर फॉर्मेशन हुआ है। मतलब जिस रिएक्शन में आपका रिडक्शन हुआ उसी रिएक्शन में आपका ऑक्सीडेशन भी हुआ है। मतलब हाइड्रोजन के साथ ये जो रिमूव हुआ ऑक्सीजन वो मिल गया एंड इट गिव्स यू द वाटर, ठीक है। तो इस टाइप का रिएक्शन जिसमें दोनों ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड रिडक्स रिएक्शन, ठीक है। जैसे मैं पहले से बताया था, रिडक्स जो नाम है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को मिल के बना हुआ है। तो कोई भी एक रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी होता होगा और रिडक्शन भी होता होगा, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड रिडक्स रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात देखो, जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है दिस साइड में, ये जो आपका कंबशन ऑफ मीथेन, ये रिएक्शन में ऑक्सीडेशन कहाँ पर हो रहा है ना, मीथेन के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ एंड इट गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड। तो इतना जो पार्ट हुआ ऑक्सीडेशन अगर हम लिखेंगे देन दिस इज दिस मच पार्ट। सो इन दिस रिएक्शन द ऑक्सीडेशन पार्ट इज दिस मच, ओके। लाइकवाइज ये रिएक्शन में रिडक्शन कहाँ हो रहा है, देखो कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हुआ, दैट इज कॉपर हो गया, दिस इज द रिडक्शन पार्ट, ओके। अगर हम लिखेंगे कि कौन ऑक्सीजन एक्सेप्ट किया ये रिएक्शन में, लेफ्ट साइड रिएक्शन में ऑक्सीजन एक्सेप्ट कौन किया, हु हैज एक्सेप्ट द ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन एक्सेप्ट किया मीथेन, ओके। तो उसको कहा जाता है ऑक्सीडाइज्ड। जो भी एलिमेंट या कंपाउंड ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करता है दैट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ ना, मीथेन इज ऑक्सीडाइज्ड। लाइकवाइज यहाँ पर आपका ऑक्सीजन लूज किसने किया, तो लूज किया आपका कॉपर ऑक्साइड ने, तो उसको कहा जाएगा रिड्यूस्ड। जो भी ऑक्सीजन लूज करता है इन ए रिडक्शन रिएक्शन उसको कहते हैं इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड, ठीक है। नाउ यहाँ पर ये जो लेफ्ट साइड रिएक्शन है आप देखो, रिडक्शन रिएक्शन कौन सा हुआ यहाँ पर ना, जहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से आपका ऑक्सीजन एटम रिमूव हुआ, है ना। तो ये हो गया आपका रिडक्शन पार्ट, ठीक है। लाइकवाइज यहाँ पर ऑक्सीडेशन पार्ट कौन सा है, जिसमें अभी बताया कि हाइड्रोजन के साथ वाटर ऐड हुआ, सॉरी हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ एंड इट गिव्स द वाटर, सो इट इज द ऑक्सीडेशन पार्ट, ठीक है। लाइकवाइज हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपका रिड्यूस्ड कौन हुआ, ये जो ऑक्सीजन लूज हुआ किसने लूज किया ना, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ने लूज किया, ठीक है। सो इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। लाइकवाइज यहाँ पर जो ऑक्सीजन एक्सेप्ट करता है इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड, सो हियर हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड। तो ये चार टर्म आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कौन रिड्यूस्ड हुआ, कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ एंड व्हाट इज द रिडक्शन पार्ट एंड व्हाट इज द ऑक्सीडेशन पार्ट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो ऑक्सीडेशन यहाँ पर हुआ मीथेन का, मैं थोड़ा ये इंक रिमूव कर लेता हूँ, ओके। यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन हुआ ये ऑक्सीजन मीथेन के साथ ऐड हुआ, है ना। अगर आपके ये रिएक्शन में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं होता तो क्या ये ऑक्सीडेशन हो पाता, थोड़ा सोचो। अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं होता तो मीथेन ही रहता, गैसियस फॉर्म में रहता, वो ऑक्सीजन के साथ ऐड नहीं हो पाता, ठीक है ना। सो दिस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हेल्प्स इन द ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन, ओके। लाइकवाइज ये रिएक्शन आप देखो जहाँ पर रिडक्शन हो रहा था, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन लूज किया सो दैट द रिडक्शन टेक्स प्लेस, लेकिन ये ऑक्सीजन को लेने के लिए हाइड्रोजन था तब जाके ये रिडक्शन हो पाया। मीन्स यहाँ पर जब एक रिडक्शन हो रहा है या फिर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसको हेल्प करने के लिए कोई एक रहता है, so that the oxidation or the reduction can takes place,
देखो यहाँ पर अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं होता इस साइड पे तो मीथेन को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, है ना, तो ये ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता। लाइकवाइज यहाँ पर जो है हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन नहीं लेता तो कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन लूज नहीं कर सकता था। ओके तो जब ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन होता है देन देयर इज समवन टू हेल्प द ऑक्सीडेशन और टू हेल्प द रिडक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीडेशन में हेल्प किया, लेकिन उसके साथ क्या हुआ ना, जो ऑक्सीडेशन में हेल्प किया उसके साथ रिडक्शन हो गया, और यहाँ पर जो रिडक्शन में हेल्प किया उसके साथ ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि जो दूसरों को ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है वो खुद रिड्यूस होता है। ओके और जो दूसरों को रिडक्शन में हेल्प करता है वो खुद ऑक्सीडाइज होता है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ऑक्सीडाइजेस अदर एंड रिड्यूसेस इटसेल्फ इन दिस साइड रिएक्शन। आई कैन राइट ऑक्सीडाइजेस अदर्स बट रिड्यूस इटसेल्फ। ये होता है आपका ऑक्सीजन और उसको कहा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो जिस काम में हेल्प करता है उसको उसी का एजेंट कहा जाता है। जैसे आप देखे होंगे जो इंश्योरेंस एजेंट आते हैं ना, वो खुद का इंश्योरेंस नहीं करते, वो क्या करते हैं ना, दूसरों का इंश्योरेंस करवाते हैं, है ना, तो इसलिए उनको कहते हैं इंश्योरेंस एजेंट। लाइकवाइज जो दूसरों को ऑक्सीडाइज होने में हेल्प करता है उसको कहा जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा वो खुद क्या होगा ना, रिड्यूस होगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू रिमेंबर। ओके इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बहुत मिलेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। ओके लाइकवाइज इस साइड का रिएक्शन हम देख लेते हैं। यहाँ पर रिडक्शन में हेल्प कौन कर रहा था ना, जो रिडक्शन में हेल्प कर रहा था वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा था। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ इट इज द रिड्यूसिंग एजेंट दैट रिड्यूसेस अदर्स बट ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ, दैट इज द हाइड्रोजन। ओके तो दीज आर द थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इन ए रिडक्स रिएक्शन कि कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ, कौन रिड्यूस हुआ, एंड कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसी रिएक्शन में इतना पार्ट तो आपका क्लियर था, है ना, जब हम प्रीवियसली बात कर लिए ऑलरेडी। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखो कि जो CH4 ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हुआ। जब ऑक्सीजन ऐड हुआ उसके साथ और एक चीज़ भी यहाँ पर और एक चेंजेस भी हुआ है जो आपको ध्यान देना है। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव हो गया है, ध्यान से देखो। ठीक है, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन था CH4 में, CH4 था, जब CO2 बना तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ देन ऑक्सीजन ऐड हुआ। ठीक है, मतलब इस सेम रिएक्शन हम ये लिख सकते हैं कि हियर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आल्सो टेक्स प्लेस। जहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है देयर आल्सो द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आल्सो टेक्स प्लेस। ओके लाइकवाइज यहाँ पर आप देखिए जैसे ऑक्सीजन, ये जो रिडक्शन रिएक्शन में क्या हुआ था ना, आपका ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हुआ, दो मॉलिक्यूल सॉरी एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से दो आटम था, दो आटम में से एक आटम रिमूव हुआ। ओके तब इसको हम कहते थे रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हुआ है एट द सेम टाइम इसके साथ हाइड्रोजन का एडिशन भी हुआ है। ओके मतलब एक ऑक्सीजन चला गया उसके बदले हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो इसको हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी लिख सकते हैं। ओके नाउ जहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन होता है वहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव होता है, एंड जहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव होता है वहाँ पर हाइड्रोजन ऐड होता है। ये ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि क्या हम रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन भी कह सकते हैं। मतलब जैसे आप एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम कहते थे ऑक्सीडेशन। ठीक है, जहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ वहाँ पर तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी हो रहा है, तो क्या हम रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन कह सकते हैं? हाँ, हम रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन कह सकते हैं एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को रिडक्शन कह सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर आपका रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन होता है, सॉरी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, वहीं पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी होता है। ओके तो ये दोनों एक साथ ही होता है, इसलिए हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन में अगर लिखेंगे तो डेफिनेशन कुछ ऐसा होगा, द रिएक्शन व्हिच इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, कोई भी एक अगर होता होगा तो उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि जहां पर आपका ऑक्सीजन ऐड होता है वहां पर हाइड्रोजन रिमूव भी होता है। ओके सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का और एक डेफिनेशन हम चेंज के लिए, पहले ओनली इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन ही था, अभी ऑक्सीडेज एंड इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन अगर हम इसको लिखेंगे देन इट इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ओके लाइकवाइज मैं बताया था रिडक्शन कंप्लीटली ऑपोजिट होगा ऑक्सीडेशन से, तो यहाँ पर क्या होगा ना, इट इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सो इट इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इट इज द रिडक्शन रिएक्शन। ओके नाउ
आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लिया हूँ H2 + Cl2 इट गिव्स HCl। और यहाँ पर देखो मैं ऑक्सीजन पूरा कंप्लीटली हटा दिया, यहाँ पर कुछ भी ना ही रिएक्टेड ना ही प्रोडक्ट, कहीं पर भी आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। सो इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन हाइड्रोजन। तो यहाँ पर देखते हैं ऑक्सीडेशन क्या होगा और रिडक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले देखो ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन में क्या बताया था ना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर कहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, ओके वो वाला देख लेते हैं कहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। देखो यहाँ पर H2 मॉलिक्यूल था और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होके आके क्लोरीन के साथ ऐड हो गया, सो दैट इट बिकम्स HCl। तो अगर हम रिडक्शन रिएक्शन लिखें तो ये क्या होगा, ओके लुक हियर, रिडक्शन रिएक्शन आपका हो जाएगा ऑक्सीडेशन आपका हो जाएगा H2 to HCl, क्योंकि H2 से हाइड्रोजन रिमूव हुआ और HCl का फॉर्मेशन हुआ। So it is the oxidation in terms of hydrogen I am telling, not in terms of oxygen. Okay. Now रिडक्शन कौन सा होगा बताओ, जहां पर आपका हाइड्रोजन जो ऐड हुआ, तो हाइड्रोजन कहां पर ऐड हुआ, क्लोरीन के साथ, और क्लोरीन क्या बन गया ना HCl। सो रिडक्शन रिएक्शन आई कैन राइट इट इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन दैट इज फ्रॉम क्लोरीन टू HCl। okay, so it is the reduction reaction I am telling in terms of hydrogen। now oxidize कौन हुआ, अगर पहले जैसे हम बात कर रहे थे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज्ड, देन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वैसे अगर हम देखें तो ऑक्सीडाइज कौन हुआ ना, ऑक्सीडाइज वही होगा जो कि हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। हाइड्रोजन कौन रिमूव हुआ है, यहाँ से हुआ है, तो ऑक्सीडाइज हुआ जो कि हाइड्रोजन लॉस किया, दैट इज योर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ओके, नाउ हु इज रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड वही होगा जो कि हाइड्रोजन को ऐड किया है, क्योंकि रिडक्शन क्या था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना। तो जहां पर हाइड्रोजन ऐड हुआ है दैट इज द रिडक्शन, सॉरी दैट वन इज हैज रिड्यूस्ड। तो यहाँ पर क्लोरीन जो है वो रिड्यूस्ड हुआ है क्योंकि वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया है, ठीक है। नाउ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ, देखो मैं बताया था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही होगा जो कि ऑक्सीडाइजेशन में हेल्प करेगा, मतलब ऑक्सीडेशन में हेल्प करेगा एंड खुद रिड्यूस होगा। तो यहाँ पर खुद रिड्यूस कौन हो रहा है, क्लोरीन हो रहा है। तो क्लोरीन हेल्प्स इन द ऑक्सीडेशन एंड रिड्यूसेस इटसेल्फ, so oxidizing agent is chlorine। now who is the reducing agent, the reducing agent वही होगा जो खुद ऑक्सीडाइज होगा लेकिन दूसरों को रिड्यूस करवाएगा। तो यहाँ पर देखो खुद ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, हाइड्रोजन हो रहा है, सो हाइड्रोजन इज द रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, तो हर एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, आपको ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है कौन सा ऑक्सीडेशन पार्ट है, कौन सा रिडक्शन पार्ट है, कौन सा विच एलिमेंट और कंपाउंड हैज ऑक्सीडाइज, विच वन हैज रिड्यूस्ड एंड विच इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड विच इज द रिड्यूसिंग एजेंट। एक बार आप ऑक्सीडाइज कौन हुआ, रिड्यूस कौन हुआ, ये अगर आप पता कर लिए देन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट ढूंढने में आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा। ओके, चलो आगे बात करते हैं दैट ऑक्सीडेशन और जो रिडक्शन रिएक्शन में हम लिखे थे इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अगर हम ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का नेचर को थोड़ा एनालाइज करें कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का नेचर किस टाइप का होता है, तो उसको एनालाइज करने के लिए एक रिएक्शन में लेता हूँ दैट इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दैट गिव्स यू वाटर। ओके, यहाँ पर देखो क्या होता है ये रिएक्शन में कि हाइड्रोजन जो है वो पहले अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है एंड बिकम्स H+। तो यहाँ पर दो ठो आटम है, तो हम ये लिख सकते हैं कि 2H इट गिव्स 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 हाइड्रोनियम आयन। ओके, तो ये जो है H+ आयन, ओके इसको हम कहते हैं क्या, ये हाइड्रोजन आयन बन गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऑक्सीजन क्या होता है, एट द सेम टाइम ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हुआ, ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं आपका ऑक्सीजन, और एक्सेप्ट करके ये बन जाता है O2-। नाउ यू कैन सी हियर 2H+ एंड O2-, दिस गिव्स यू वाटर। मतलब एक्चुअली जो वाटर का फॉर्मेशन होता है ये एक्चुअली बहुत ही एक लेंथी मतलब प्रोसेस है, मतलब स्टेप्स है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ वाटर। लेकिन मैं यहाँ पर ये शॉर्ट में बताने के लिए कोशिश किया कि जो हाइड्रोजन H+ आयन और OH2- आयन के कॉम्बिनेशन से आपका वाटर फॉर्मेशन होता है। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग हियर दैट यू हैव टू नोट इज ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्ट करके वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बन जाता है। जो भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, उसको कहता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट। और कोई भी जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, मतलब छोड़ देता है, उसको कहा जाता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। ओके, और इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद वो नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन को मैं लिख सकता हूँ इट इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इन नेचर एंड हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव इन नेचर।
ओके, तो ऑक्सीजन का नेचर क्या है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर है, और हाइड्रोजन का नेचर है आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। नाउ ये जो डेफिनेशन था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, इसको अगर मैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव में लिखूं तो क्या होगा, थोड़ा देखते हैं। ओके, तो ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन हो जाएगा द रिएक्शन व्हिच इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। देखो ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, पहले डेफिनेशन जो था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, सिंपली ऑक्सीजन के जगह पे मैं लिख दिया इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन के जगह पे मैं लिख लिया इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, सिंपल। ओके, क्योंकि हाइड्रोजन का नेचर था इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो उसके जगह पर ओनली वही वर्ड को हाइड्रोजन को प्लेस करके एक कैटेगराइज में कर लिया, एक स्पेसिफिक वर्ड को हटा के मैं एक कैटेगराइजेशन रख दिया कि कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अगर वो रिमूव होता है दैट इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। सो सिमिलरली रिडक्शन रिएक्शन अगर मैं लिखूँ इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड नेगेटिव तो डेफिनेशन क्या होगा, दैट इज द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। देखो पहले डेफिनेशन क्या था ना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बदले में लिख लिया इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन के बदले में लिख लिया इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ज़्यादा कंफ्यूजन बिल्कुल मत होना, जस्ट मैं टर्म को जो स्पेसिफिकली था ऑक्सीजन हाइड्रोजन उसको मैं कैटेगरी में लिख लिया एंड द डेफिनेशन इज नाउ चेंज्ड। चलो आगे देखते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल्स। ओके, देखो यहाँ पर सोडियम प्लस क्लोरीन इट गिव्स यू NaCl। यहाँ पर ना ही अभी हाइड्रोजन है और ना ही ऑक्सीजन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देखो सोडियम जो है एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, क्लोरीन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। सोडियम इलेक्ट्रॉन देना पसंद करता है, क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन लेता है। ओके, तो जहाँ पर भी डेफिनेशन के हिसाब से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो जब ऐड होगा दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर देखो सोडियम के साथ क्लोरीन का एडिशन हुआ, क्लोरीन जाके सोडियम के साथ मिल गया, दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन, दिस इज पार्ट। ओके, तो रिडक्शन क्या था, दैट इज द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन था ना, क्लोरीन है आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जब वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है, कहाँ से रिमूव होगा ना, क्लोरीन मॉलिक्यूल से, दिस विल बी योर रिडक्शन। तो दिस इज द एग्जांपल इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो पहले जो हम बोल रहे थे कि इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, देन हम बात किए इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, नाउ द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हैज बीन चेंज्ड टू इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ओके, अच्छा ये एग्जांपल में देखते हैं। यहाँ पर देखो आपका जिंक जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, कॉपर जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो यहाँ पर देखो जिंक से जिंक क्लोराइड जो हुआ, यहाँ पर क्या हुआ ना आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये क्लोरीन जो है वो आके ऐड हो गया जिंक के साथ। सो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या था ना, आपका ऑक्सीडेशन था, तो ये रिएक्शन का हम लिख लिया ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब जब इसके साथ ऐड हुआ तो रिमूव कहाँ से हुआ ना, कॉपर क्लोराइड से रिमूव हुआ, सो दिस इज योर रिडक्शन रिएक्शन। सो कन्वर्शन ऑफ कॉपर क्लोराइड टू कॉपर दैट इज रिडक्शन, कन्वर्शन ऑफ जिंक टू जिंक क्लोराइड ऑक्सीडेशन। ओके, तो ये अभी तक हो गया आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड पॉजिटिव के बेसिस पे। ओके, अब आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट के हिसाब से ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होगा। हाँ, अभी और भी थोड़ा बाकी है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का डेफिनेशन और थोड़ा ब्रॉड होने वाला है। सो देखो इन दिस एग्जाम्पल हियर आई हैव टेकन H2 प्लस Cl2, जो ऑलरेडी मैं इसके बारे में बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या रोल है वो हम थोड़ा समझते हैं। देखो तो ये जो सेम इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, H2 प्लस Cl2 को मैं लिख सकता हूँ H प्लस एंड Cl माइनस, मतलब HCl जो है एक्चुअली इट इज़ नॉट ए कोवलेंट कंपाउंड। ये क्या होता है ना, यहाँ पर पार्शियली चार्ज रहता है, H प्लस Cl माइनस होकर रहते हैं। तो जब H2 एंड Cl2 ऐड होते हैं एक दूसरे से तो ये बनता है आपका H प्लस एंड Cl माइनस, ये तो होता है एसिड फॉर्मेशन होता है। ओके ना, यहाँ पर आप देखो जब ये हम लिखे थे H2 से जब HCl हुआ दैट इज ऑक्सीडेशन, पहले के कंसेप्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या है, जब H2 HCl हुआ है देन इट हैज लॉस्ट सम इलेक्ट्रॉन, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, ठीक है ना। और क्लोरीन क्या हुआ है ना, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, सो दिस वन इन द सेकेंड पार्ट इट इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और पहले जब देखो जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जहाँ पर हुआ था उसको हम क्या लिखे थे ना, ये था ऑक्सीडेशन, ठीक है। ध्यान से समझना, लॉस ऑफ जो इलेक्ट्रॉन अभी हुआ है, मतलब जो रिएक्शन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है उसको हम पहले क्या लिखे थे, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और जब जहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है उसको हम लिखे थे रिडक्शन। तो नाउ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन,
ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेशन थोड़ा सा फिर से चेंज होने वाला है। वो क्या होगा ना, ऑक्सीडेशन जो होगा दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या होगा ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लॉस करके H+ बना, सो दिस इज द ऑक्सीडेशन पार्ट। ओके, तो रिडक्शन पार्ट क्या हुआ ना, जहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ आपका क्लोरीन के साथ, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया एंड इट बिकम्स Cl-, सो इट इज द रिडक्शन पार्ट। ना द क्वेश्चन इज दैट हु इज ऑक्सीडाइज्ड, देखो ऑक्सीडाइज वही होगा जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा दैट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कौन लूज किया है, देखो ना, इलेक्ट्रॉन लूज किया है हाइड्रोजन, सो हाइड्रोजन इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। नाउ रिड्यूस कौन होगा ना, रिडक्शन का डेफिनेशन था इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा वो होगा आपका रिड्यूस्ड। तो यहाँ पर कौन गेन किया है, क्लोरीन गेन किया है, सो क्लोरीन इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। नाउ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, जो खुद रिड्यूस होता है वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहाँ पर खुद रिड्यूस कौन होता है ना, खुद रिड्यूस होता है आपका क्लोरीन, सो क्लोरीन इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड रिड्यूसिंग एजेंट सिंपल, जो खुद ऑक्सीडाइज होता है दूसरों को रिड्यूस करता है, तो यहाँ पर खुद ऑक्सीडाइज होता है हाइड्रोजन, सो हाइड्रोजन इज द रिड्यूसिंग एजेंट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन। तो थोड़ा हम न्यू डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन का। तो ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन होगा, 3 टर्म्स में हम अभी इसको डिफाइन करेंगे, दैट इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो पहले से था, ठीक है, एंड द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इट इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, और उसके साथ हम ज्वाइन कर ले किसको, द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अभी आपको समझ लेना होगा कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम उसको कहेंगे जिसमें आइदर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट होता होगा, या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होता होगा, या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता होगा। ये तीनों में से कुछ भी हो उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है ना। अब रिडक्शन क्या होगा ना, जस्ट कंप्लीटली उसका ऑपोजिट है ना। तो यहाँ पर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट होता होगा, या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होता होगा, या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता होगा। तो ये 3 टर्म्स में आपको याद रखना है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। आप कोई भी रिएक्शन अगर आपको देखना है कि उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर रिडक्शन हो रहा है, उसके लिए आपको ये 3 एस्पेक्ट से देखना होगा। क्या उसमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का कुछ रोल है, या फिर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का कुछ रोल है, या फिर इलेक्ट्रॉन का गेन या लॉस का कुछ कंसेप्ट है। तो ये 3 टर्म्स में आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन कर लिए। ओके, नाउ लेट्स सी द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ। ऑक्सीडेशन का हमारे हर दिन का लाइफ में क्या इफेक्ट होता है, कैसे अलग अलग चीज़ को इफेक्ट करता है, चलो देख लेते हैं। एक्चुअली बहुत सारे इफेक्ट्स होता है, उसमें से मैं ये 3 चीज़ आपको बताना चाहूँगा। एक है आपका इफेक्ट्स ऑन मेटल्स, एंड इफेक्ट्स ऑन फ्यूल्स, एंड इफेक्ट्स ऑन फूड आइटम्स, ठीक है। जैसे आप मेटल को देखे होगे, जैसे आयरन नेल हो गया, फिर जो जिंक का सीट होता है जनरली घर के ऊपर जो डाला जाता है रूफ के लिए, या फिर जो कपर का पाइप होता है वो कुछ दिन के बाद जैसे डैमेज हो जाते हैं, है ना। या फिर जो फूड आइटम्स होता है वो कुछ अगर आप 2-3 दिन के बाद, 2-3 दिन तो बहुत ज़्यादा हो गया, कुछ फूड आइटम्स एक ही दिन के बाद ही खराब स्मेल होने लगता है। और जो फ्यूल्स होता है, कोई भी फ्यूल, चाहे आप गैस ले लो या फिर वुड ले लो, वो जो कंबशन होता है, ये सब इज द ऑक्सीडेशन ऑफ मीन्स इट इज द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। अगर मेटल के केस में हम बात करें तो पर्टिकुलर एक टर्म उसके लिए यूज किया जाता है, दैट इज कोरोजन। ओके, एंड फूड आइटम्स का ऑक्सीडेशन को स्पेसिफिकली कहा जाता है रेंसिडिटी, जबकि फ्यूल का ऑक्सीडेशन को कहा जाता है कंबशन। सो दीज आर द डिफरेंट टर्म्स यूज फॉर द स्पेसिफिक थिंग्स। जैसे मेटल के लिए ये हो गया आपको, मेटल का ऑक्सीडेशन को कहा जाता है कोरोजन, फ्यूल्स का ऑक्सीडेशन को कंबशन, एंड फूड आइटम्स का ऑक्सीडेशन को कहा जाता है रेंसिडिटी। नाउ इसमें से कंबशन हम लोग के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जनरली आपके सिलेबस के हिसाब से मैं कोरोजन और रेंसिडिटी के बारे में ही डिटेल में बात करूंगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये कोरोजन होता क्या है। ओके, according to the definition, the reaction of metals with the atmospheric substances like oxygen, carbon dioxide, hydrogen sulfide, water vapor, etc. and convert the metal into oxide, sulfide, carbonate form is called the corrosion. थोड़ा समझा देता हूँ। जो भी ऐसा रिएक्शन जिसमें मेटल जो है एटमॉस्फेरिक सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट करता है, अगर मान लो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा देन मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन होगा। अगर वो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा देन इट फॉर्म द मेटल सल्फाइड। अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है देन इट फॉर्म्स द कार्बोनेट ऑफ दैट मेटल। इस टाइप का रिएक्शन को कहा जाता है कोरोजन।
ओके। अगर सबसे पहले मैं सबसे पहले अगर मैं आयरन की बात करूं कि आयरन का कोरोजन कैसे होता है, ये इसका एग्जांपल आपको एवरीडे लाइफ में बहुत सारा देखने के लिए मिलेगा। जैसे कोई पुराना ब्रिज हो गया, ये धीरे धीरे कोरोड हो जाता है ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन विथ वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन। जैसे आप देखिए कि पुराना बिल्डिंग ऐसे टूट जाता है, उसका पिलर के अंदर से रॉड निकल आता है। कोई ग्रिल या फिर गेट अगर मेंटेन ना किया जाए तो ऐसे रस्ट हो जाता है। आयरन पाइप रस्ट हो जाता है, आयरन नेल्स रस्टिंग हो जाता है। तो ये जो चीज़ को कहा जाता है कोरोजन ऑफ आयरन। इसमें क्या रिएक्शन होता है, कैसे आयरन कंबाइन होता है ऑक्सीजन वाटर के साथ, चलो देख लेते हैं। So this is the reaction that represent the corrosion of iron. Here iron and oxygen and water that you can see here, this comes from the air. Okay, here one important thing you have to remember that here I have written XH2. XH2 means we can't say that exact number of water molecule associated with the reaction, मतलब हम ये बता नहीं सकते। And here the product side you see it is ferric oxide with XH2, इसका नाम होता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। मतलब आपको तो पता होगा .XH2 जो लिखा जाता है दैट इज रिप्रेजेंट द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, लेकिन यहाँ पर कितना अमाउंट ऑफ वाटर देता है दैट इज नॉट फिक्स्ड, ये वेरी होता है। मेरा घर के गेट में जितना जो रस्ट होगा उसमें जितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा तुम्हारे घर में उतना नहीं होगा, ठीक है ना। तो दिस इज द रोस्ट कॉमनली कहा जाता है और इसका जो कलर होता है जैसे आप देख सकते हैं डार्क रेडिश ब्राउन कलर का होता है। सो अगर ये डेफिनेशन को हम लिखें कोरोजन ऑफ आयरन दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ रोस्ट, और आप लिख सकते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बाय द एक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर दैट इज कॉल्ड द कोरोजन ऑफ आयरन। ओके, और एक इंपॉर्टेंट मेटल का कोरोजन हम देखेंगे दैट इज कोरोजन ऑफ कॉपर। तो कोरोजन ऑफ कॉपर में आप कोई भी कॉपर वेसल होता है या फिर कॉपर का पाइप जो वाटर सप्लाई के लिए आता है उसमें आप देखेंगे ग्रीन कलर का, मतलब ब्लूइश ग्रीन कलर का कुछ सब्सटेंस फॉर्मेशन हो जाता है उसके ऊपर। ये घर का जो यूटेंसिल्स होता है आपका कॉपर का उसमें भी, या फिर जो पाइप्स होता है यहाँ पर आप देखे होंगे कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर का कटिंग बन जाता है, दैट इज कॉल्ड द कोरोजन ऑफ कॉपर। तो देखते हैं रिएक्शन क्या होता है यहाँ पर। सो इट इज कॉपर, इट कंबाइंस विद कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, वाटर एंड इट फॉर्म्स कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो इसका मैं बता देता हूँ, जो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ऑक्सीजन है ये आपका एटमॉस्फेयर से आता है, एयर से आता है। एंड हियर द कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड बेसिक कॉपर कार्बोनेट। अगर इसका मैं IPAC का नाम लिखूं, केमिकल नेम लिखूं, तो इसको कहते हैं डाई कॉपर कार्बोनेट डाई हाइड्रोक्साइड। दो कॉपर है इसलिए डाई कॉपर कार्बोनेट एंड डाई हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। इसका जो कलर होता है वो ब्लूइश ग्रीन कलर का होता है, जैसे आप ये सब इमेज में देख सकते हैं, ये होता है ब्लूइश ग्रीन कलर का। द बेसिक कॉपर कार्बोनेट इज द कोरोजन ऑफ कॉपर। ओके, नाउ और एक इंपॉर्टेंट मेटल है जिसका कोरोजन को मैं बताना चाहूँगा, वो है आपका कोरोजन ऑफ सिल्वर। देखिएगा आप सिल्वर का जो जनरली यूज किया जाता है आपका कुछ कुछ यूटेंसिल बनाने के लिए और ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। जो पायल वगैरह होता है सिल्वर से बना हुआ, वो कुछ दिन बाद उसके ऊपर ब्लैक कलर का कोटिंग हो जाता है। अगर ये स्पून है सिल्वर का तो ये भी ऐसे ब्लैकिश बन जाता है, दैट इज द कोरोजन ऑफ सिल्वर। इसका रिएक्शन क्या है, द सिल्वर दैट कंबाइंस विथ हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, इट फॉर्म्स सिल्वर सल्फाइड एंड हाइड्रोजन। कोई कोई जगह पर आपको ऐसा रिएक्शन भी मिल जाएगा देखने के लिए दैट सिल्वर कंबाइंस विथ H2S अलोंग विद ऑक्सीजन। ओके, तो आप कोई भी रिएक्शन लिखो दोनों ही सही होगा, ऐसा कुछ नहीं कि कोई गलत है। सो इट ऑल्सो गिव्स द सिल्वर सल्फाइड अलोंग विद वाटर। ओके, तो कोई भी आप रिएक्शन लिखो दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि जो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है एंड ऑक्सीजन दैट कम्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड हियर द सिल्वर सल्फाइड फॉर्म्स इज ब्लैक इन कलर। ओके, नाउ द थिंग इज दैट ये जो कोरोजन होता है मेटल का ये हार्मफुल है हमारे लिए, इसका जो इफेक्ट है वो हमारे डे टू डे लाइफ में हार्मफुल है कि यूजफुल है। अगर ये क्वेश्चन मैं पूछूं तो कॉमन सी बात है, कोई भी बता सकता है कि सर ये बहुत ही हार्मफुल है, लेकिन हमको ये डिटेल में समझना होगा कि ये क्यों हार्मफुल है, ठीक है ना। तो सबसे पहला पॉइंट अगर मैं बताऊं इसका डिसएडवांटेजेस का, देन इट डिक्रीज द ड्यूरेबिलिटी ऑफ मेटल। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो आयरन नेल जो है जब न्यू आप खरीद के लाते हो तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे इसमें रस्टिंग हो जाता है तो ये इसका ड्यूरेबिलिटी जो है खत्म हो जाता है, ये वीक हो जाता है। ओके, सेकेंड पॉइंट है डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल ड्यू टू डिक्रीज इन स्ट्रेंथ।
तो इसका जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो जाता है, तो धीरे धीरे मेटल जो है डिस्ट्रॉय होने लगता है। ओके, थर्ड थिंग इज दैट मेटल लूज देयर लॉस्चरस प्रॉपर्टी। अब देखो सिल्वर जैसे मेटल को हम जनरली उसका लॉस्चर प्रॉपर्टी की वजह से ही उसको ऑर्नामेंट बनाने के लिए यूज करते हैं। अब अगर उसका लॉस्चर प्रॉपर्टी नहीं होगा तो इसको तो हम यूज नहीं करेंगे। तो इट इज अ डिसएडवांटेज दैट corrosion, due to corrosion the luster property of the metal get lost. Okay, now the next one is metal lose their chemical property due to the formation of other compound. अब देखो इसके ऊपर जो फॉर्मेशन हुआ है बेसिक कॉपर कार्बोनेट, इट इज नॉट कॉपर। अब इसका जो केमिकली अगर हम कोई कॉपर मेटल को हम यूज करेंगे कहीं पर ड्यू टू इस केमिकल प्रॉपर्टी, तो फिर तो वहाँ पर यूज नहीं हो पाएगा, क्योंकि ड्यू टू corrosion another substance formation होता है दैट इज नॉट कॉपर। जैसे यहाँ पर आप देखें ये सिल्वर था, ओके, और आफ्टर corrosion ये बन जाता है आपका सिल्वर सल्फाइड, है ना। तो सिल्वर सल्फाइड इज सेपरेट कंपाउंड, तो केमिकली हम सेम चीज को यूज नहीं कर सकते। ओके, देन नेक्स्ट थिंग इज दैट हाई कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस रिलेटेड द लॉस ऑफ मनी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है लास्ट वन। ओके, कि अगर corrosion होता है तो वो सब चीज़ को हमको रिप्लेस करना पड़ता है या फिर इसको मेंटेन करना पड़ता है, जो कि बहुत ही कॉस्टली हो जाता है। सो नाउ लेट्स सी, okay, another point is there, it causes also pollution and due to increase the metallic garbage। अच्छा, अगर देखो कोई भी सब्सटेंस जैसे आयरन नेल ऐसे कॉरेड हो गए तो इसको कुछ काम का तो नहीं रहेगा, तो इसको हम क्या करते हैं ना बाहर फेंक देते हैं, तो ये धीरे धीरे पोल्यूशन को इंक्रीज करता है, मेटालिक पोल्यूशन। ओके, तो आगे देखते हैं इसको हम प्रिवेंट कैसे करेंगे, इज द प्रिवेंशन ऑफ corrosion। ओके, प्रिवेंट करने के लिए देयर आर सेवरल टेक्निक्स, और ये प्रिवेंशन ऑफ corrosion हम डिटेल में बात करेंगे आपका चैप्टर 3 में, जो कि मेटल एंड नॉन मेटल्स। अभी मैं बस शॉर्ट में आपको बता दूंगा, आप ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहला है कि रिप्लेस द corrosion रेजिस्टेंस मटेरियल लाइक एल्यूमिनियम एंड स्टील इफ पॉसिबल। मान लीजिए आप आयरन का यूज कर रहे हो, ठीक है, और आयरन तो बहुत जल्दी corrode हो जाता है, उसके बदले अगर आप एल्यूमिनियम को या फिर आप स्टील को यूज कर सकते हैं। नो डाउट ये थोड़ा कॉस्टली होगा, बट ये corrosion रेजिस्टेंस है, ये परमानेंटली रहेगा, ये बार बार corrode नहीं होगा, तो इसको मेंटेनेंस का जो कॉस्ट होता है वो आपका कम हो जाता है। आप देखे होंगे ऐसे आजकल जो रेलिंग वगैरह बनाने के लिए एल्यूमिनियम का मिलता है या फिर स्टील का मिलता है, ये थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट होगा बट इसका मेंटेनेंस कॉस्ट कम होता है एंड इट इज corrosion रेजिस्टेंस। तो अगर आप पॉसिबल हो सकता है तो इसको आप यूज कर सकते हैं। एंड सेकंड थिंग इज दैट बाय पेंटिंग ऑन द आयरन आर्टिकल, जैसे ग्रिल हो गया, गेट हो गया, फर्नीचर हो गया, उसके ऊपर आप पेंट कर लो, प्लास्टिक का मतलब जो आता है पेंट, उससे आप पेंट कर लो, तो इसका ड्यूरेबिलिटी जो है इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जो वाटर एंड ऑक्सीजन आयरन के कंटैक्ट में नहीं आ सकते, तो इसका जो ड्यूरेबिलिटी होता है वो इंक्रीज हो जाता है, मतलब corrosion नहीं हो पाता। नेक्स्ट इज द थर्ड वन इज ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग द मेटल ऑब्जेक्ट्स। आप देखोगे जो साइकिल या फिर गाड़ी में मोबिल दिया जाता है या फिर जो मशीनरी पार्ट होता है वहाँ पर बीच बीच में मोबिल देना पड़ता है, ग्रीसिंग करना पड़ता है, ताकि उसके ऊपर जो वाटर है वो चिपक के ना रहे, ताकि corrosion इतना जल्दी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो मेटल पार्ट्स होता है जनरली एक्सपोज रहता है एनवायरनमेंट से। एंड नेक्स्ट वन आई कैन से बाय गाल्वेनाइजिंग विथ जिंक और कोटिंग विथ टीन। आप देखे होंगे जो साइकिल का हैंडल हो गया या फिर बहुत सारा मोटर व्हीकल्स का पार्ट्स जो होता है वो गाल्वेनाइज्ड होकर आता है। गाल्वेनाइज्ड का मतलब ये होता है, मान लो आप एक आयरन या फिर स्टील को क्या करते हैं ना, ये यहाँ पर आप समझ लीजिए थोड़ा, इसको आप क्या करते हो ना, मोल्टेन जिंक जनरली 460 डिग्री सेल्सियस में मेल्ट हो जाता है, तो एक बड़ा सा टैंक होता है जिसके अंदर आपका मोल्टेन जिंक होता है। अब इसको क्या जाता है ना, इसके अंदर डीप कर दिया जाता है, तो मोल्टेन जिंक का एक कोटिंग उस चीज के ऊपर लग जाता है, ताकि जिंक जो है इट प्रिवेंट द फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ द आयरन। तो इसको कहते हैं गाल्वेनाइजेशन, दिस प्रोसेस इज द गाल्वेनाइजेशन। ओके, मीन्स बाय कोटिंग द बाय अप्लाइंग द कोटिंग ऑफ जिंक ऑन द आयरन आर्टिकल्स और स्टील आर्टिकल्स, इट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गाल्वेनाइजेशन। आप देखना कोई भी जो मेटल का बॉडी पार्ट्स होता है जनरली व्हीकल्स का, वो गाल्वेनाइज होकर आता है, या फिर व्हीकल्स का रिम वगैरह, ये कार का रिम और बाइक्स या साइकिल का रिम, ये सब आपका गाल्वेनाइज्ड होकर आता है, ताकि बहुत दिन तक, क्योंकि ये जनरली आपका तो एनवायरनमेंट में एक्सपोज होकर रहेगा ना, तो ये ज़्यादा दिन तक corrosion फ्री रहेगा, मतलब इतना जल्दी corrode नहीं होगा, इसलिए इसको गाल्वेनाइज्ड किया जाता है। सो नेक्स्ट बात करते हैं रेंसिडिटी के बारे में। रेंसिडिटी जिसमें बताया था, रेंसिडिटी का मतलब होता है फूड सब्सटेंस जो सड़ जाता है ड्यू टू द रिएक्शन विद ऑक्सीजन। डेफिनेशन पर लिख देते हैं, द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट्स इन फूड रिजल्टिंग बैड स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड द रेंसिडिटी।
ओके जो फूड सब्सटेंस होता है ये इसके अंदर जो कंटेंट होता है ऑयल का या फिर फैट्स का, ये जब रिएक्ट कर लेता है आपका ऑक्सीजन के साथ, देन इट गिव्स बैड स्मेल, ओके बैड टेस्ट, दिस इज कॉल्ड द रेंसिडिटी। क्लियर। अब बात ये कि अगर आप कोई भी फूड सब्सटेंस ऐसे खराब हो जाते हैं, उसको हम एडिबल तो नहीं होगा, तो इसको हम कैसे प्रिवेंट करेंगे। देखो प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी में सबसे पहला पॉइंट आता है बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, आप सुने होंगे प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है फूड को ज़्यादा दिन फ्रेश रखने के लिए, जैसे कि आपका केमिकल प्रिजर्वेटिव हो गया सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम बेंजोएट, या फिर आप सॉल्ट, शुगर, ऑयल भी कहीं कहीं पर यूज होता है। ये सब ऐड करने से जो फूड सब्सटेंस है उसका रेंसिडिटी का प्रोसेस जो है स्लो हो जाता है। हम देखे होंगे पिकल्स वगैरह बनाने के लिए यहाँ पर सॉल्ट एक्सेस और ऑयल जो है वो एक्सेस अमाउंट में ऐड किया जाता है ताकि इतना जल्दी वो रेंसिड नहीं होगा। लाइकवाइज आपका जो फ्रूट जाम्स वगैरह बनता है उसमें शुगर ऐड किया होता है ताकि ये इतना जल्दी रेंसिड नहीं होगा। लाइकवाइज जो फ्रूट जूस मार्केट में मिलता है उसमें सोडियम बेंजोएट मिलाया जाता है ताकि ज़्यादा दिन तक फ्रेश रहेगा। और भी ऐसे बहुत सारा होता है फूड आइटम जिसको प्रिजर्वेटिव डाल के आपको मार्केट में सेल करने के लिए लाया जाता है ताकि ये ज़्यादा दिन तक रेंसिड नहीं होगा, फ्रेश रहेगा। ओके सो द नेक्स्ट वन इज बाय एडिंग वैक्यूम पैकिंग ऑफ फूड आइटम्स ऑल्सो प्रिवेंट द रेंसिडिटी। वैक्यूम पैकिंग का मतलब होता है, अब देखना जो मॉल्स में बहुत सारा वेजिटेबल या फिर पल्सेस जो सेलिंग होता है उसको टाइटली पैक किया जाता है, एयर टाइट पैक किया जाता है, मतलब उसके अंदर वैक्यूम रहता है सो दैट ये जो सब्सटेंस है ये ऑक्सीजन के कंटैक्ट में नहीं आ पाएगा। जैसे ऑक्सीजन के कंटैक्ट में नहीं आएगा तो रेंसिड नहीं होगा, ठीक है ना। तो ऐसे वेजिटेबल्स वगैरह या फिर जो पल्सेस होता है ये सब टाइटली एयर जो वैक्यूम पैकिंग किया जाता है या फिर एयर टाइट जिसमें एयर अंदर नहीं जा पाएगा वैसे कंटेनर में वैसे पैकिंग करके लाया जाता है ताकि ये जल्दी रेंसिड नहीं होगा। नेक्स्ट इज द रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। कुछ सब्सटेंस आप देखोगे जो पैकेजिंग में एयर के बदले नाइट्रोजन गैस देके पैकेजिंग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख लो चिप्स जितना टाइप का आपका आता है, ठीक है, या फिर जो ऐसे स्नैक्स टाइप का आइटम आता है, ये सबको अब देखना चिप्स का पैकेट में बहुत ज़्यादा एयर होगा, है ना, और कम थोड़ा सा चिप्स होता है क्योंकि उसके अंदर एक्चुअली एयर नहीं होता, नाइट्रोजन गैस, ऐसे कोई भी इनर्ट गैस डाला जाता है ताकि ये जो सब्सटेंस है फूड सब्सटेंस वो ज़्यादा दिन तक फ्रेश रहेगा, रेंसिड नहीं होगा। देन नेक्स्ट वन इज द सबसे कॉमन है जो रेफ्रिजरेशन। ओके जनरली हम घर पे इसको यूज करते हैं। कोई भी सब्सटेंस जैसे चॉकलेट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स या फिर कोई भी कुक्ड आइटम्स आप फ्रीज में रख दो तो ज़्यादा टाइम तक ये फ्रेश रहता है, इतना जल्दी खराब नहीं होता। सो दीज आर द डिफरेंट और वेरियस स्टेप्स टू प्रिवेंट द रेंसिडिटी।